नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी नए सिलेबस की कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत। तो हम बच्चों विज्ञान का पहला पाठ पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको आयनों से बनने वाले यौगिक, फिर यौगिकों से किस प्रकार से नए उत्पाद बनते हैं, यानी रासायनिक समीकरण कैसी बनती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होती है, इसके वीडियो में बना चुका हूँ। अब हम आज जो है वो समीकरणों को संतुलित करना सीखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप मेरे वीडियो देखिए, उनको लाइक कीजिए ज़रूर और शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप जो वीडियो लाइक बहुत कम करते हैं, देखते बहुत बढ़िया हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, आप कृपया लाइक ज़रूर करें। तो अब हम देखते हैं बच्चों संतुलित समीकरण की आवश्यकता क्यों होती है और उसका महत्व क्या है। तो अपने पहले संतुलित समीकरण का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी समीकरण को बताता हूं पहले कि संतुलित समीकरण की आवश्यकता क्यों होती है और संतुलित समीकरण होती क्या है। तो मैं एक समीकरण लिखता हूं पहले, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर H2 प्लस O2 से बनता है H2O। तो सबसे पहले तो हम देखें कि समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है और संतुलित समीकरण होती क्या है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि H2 यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के आपने देखा कि दो परमाणु हैं। हाइड्रोजन के आप यहाँ पर देखो दो परमाणु हैं और यहाँ पर उत्पाद में भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो। यहाँ पर नीचे लिखी जो संख्या होती है परमाणुओं की संख्या होती है, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन की एक ही संख्या है। तो आप ये अभिक्रिया संपन्न होने पर ये विचार कर सकते हैं कि एक ऑक्सीजन का परमाणु कहाँ गया। तो बच्चों ये परमाणु जाता कहीं नहीं है, ये जो है वो चूंकि हाइड्रोजन का एक अणु जब ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया करता है तो जल का एक अणु बनाता है, इसमें एक ही ऑक्सीजन काम में है। लेकिन ऐसे अभिक्रिया संपन्न होती नहीं है कभी भी, क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करते हैं, तब क्या बनते हैं, जल के दो अणु बनते हैं। तो मतलब ये है कि दोनों ऑक्सीजन काम में लेने के लिए यहाँ पर जल के कितने, हाइड्रोजन के कितने अणु होने चाहिए, दो अणु होने चाहिए। तो ये अणु है, इसकी संख्या इसके आगे लिखते हैं, तो दो अणु होने चाहिए। तो इस प्रकार से चार हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, तो उससे जो है वो दो ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर के क्या बनाएंगे, जल के दो अणु बनाएंगे। अर्थात कोई परमाणु गायब नहीं होता है। तो इसलिए संतुलित समीकरण की आवश्यकता ये है कि भी कितने अणु जो है वो अभिक्रिया में काम में आए हैं। तो ये आवश्यकता इसलिए कि कोई परमाणु जो है वो गायब नहीं होना चाहिए, उसके लिए होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का मतलब आप समझते हैं, यानी बाहर हो गया। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास अभिकारक है, ठीक है, ये अभिकारक हैं और बनने वाले हमारे पास क्या है, उत्पाद हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब अभिक्रिया से अभिकारक जब अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो द्रव्यमान बराबर रहता है उनका, यानी अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर किसके होना चाहिए, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभिकारकों का द्रव्यमान किसके बराबर होना चाहिए, उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान की क्षति होती है, ठीक है, न तो द्रव्यमान की क्षति मतलब कमी होती है, और न ही द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी न तो द्रव्यमान बढ़ता है और न ही घटता है। तो इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों का द्रव्यमान जो है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर रहता है, अर्थात परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। तो ये परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए ही क्या करना पड़ता है, समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अभिक्रिया को संतुलित
करते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ अभिक्रियाएं में बिल्कुल सामान्य अभिक्रियाएं लेकर के आपको संतुलित कर करके बताता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है समीकरण को लिखना। ठीक है, स्टेप 1 में आप क्या करें, आपको जो रासायनिक समीकरण दे रखी है उसको आप लिखें सही सही। फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं बच्चों, परमाणुओं की संख्या की सारणी बनाएंगे आप। तो उसको इस प्रकार से बनाएंगे, आप क्या करेंगे, पहले परमाणु लिखें, फिर यहाँ पर लिखें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है यहाँ पर, और फिर आगे लिखें उत्पादों में परमाणुओं की संख्या जो कि राइट हैंड साइड की तरफ होती है। तो पहले तो एक बात आपको अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि हमेशा अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या जो है वो, परमाणु एक जैसे होते हैं, उनकी संख्याएं अलग अलग हो सकती है लेकिन परमाणु एक जैसे होते हैं। तो हम क्रम से पहले परमाणुओं को लिखते हैं। सबसे पहले इसमें है एक परमाणु Zn। ठीक है, ये Zn हो गया। फिर हम देखते हैं दूसरा प्रकार का परमाणु है H यानी हाइड्रोजन। तीसरे प्रकार का परमाणु है आपके पास सल्फर, और चौथे प्रकार का परमाणु है आपके पास ऑक्सीजन। इस प्रकार से गौर से आप जितने प्रकार के परमाणु हैं उनके आप संकेत लिख लें यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करें, यहाँ पर इसके आगे अभिकारकों में जो संख्या है उसको आप लिख दें ध्यान से। तो आप देखें कि Zn जो है यहाँ पर आप देखो कि कोई संख्या आगे या पीछे नहीं लिखी है, तो Zn के कितने परमाणु हो गए, एक परमाणु हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन H2 यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। और सल्फर आप यहाँ पर देख सकते हैं S की संख्या 1 ही है, और ऑक्सीजन की संख्या आप यहाँ पर देखो कितनी है, 4। तो ये हमने लिखे अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या भी लिखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जिंक पर आएंगे, तो Zn का एक ही परमाणु है तो आप यहाँ पर 1 लिख दें। S भी यहाँ पर कितना है बच्चों, 1 है, तो S के सामने भी 1 लिख दें। और फिर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो ये 4 लिख दिया। और फिर हाइड्रोजन यहाँ पर लास्ट में जो लिखा हुआ वो है 2। अब आप देखें कि इनमें परमाणुओं की संख्या में तुलनात्मक आप संख्या देखें इनकी क्या है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर Zn 1 है अभिकारकों में, उत्पादों में भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है अभिकारकों में, उत्पाद में भी 2 है। सल्फर अभिकारकों में भी 1 है और उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो आपने देखा कि ये तो परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों में बराबर है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ये समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, यानी समीकरण ये क्या है, संतुलित है। ये समीकरण आपके पास क्या है, संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये समीकरण मेरे को आपको बताने का उद्देश्य ये था ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से परमाणु जो है वो अभिकारकों में और उत्पादों में उनकी अलग अलग संख्याएं होती है और किस प्रकार से कभी उनको आवश्यकता पड़ती है संतुलित करने की और कभी नहीं पड़ती। अगर पड़ती है तो हम एक एक करके क्या करते हैं, स्टेप 2, 3, 4, 5 में आगे चलते हैं। कुछ समीकरण लंबी होती है, बड़ी होती है, तो उनको संतुलित करने के लिए स्टेप ज़्यादा भी हो सकते हैं, कईयों में कम हो सकते हैं, सभी में समान नहीं होते हैं। अब मैं एक छोटी सी समीकरण लेकर के आपको और बताता हूँ। तो यहाँ पर एक छोटी समीकरण मैंने आपके लिए लिखी है, N2 + H2 मिलकर के बनाते हैं NH3 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं। तो ये समीकरण पहले तो हम देखते हैं कि संतुलित है या नहीं है। इसके लिए पहले हम क्या करें, परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। तो पहले परमाणुओं के नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर एक परमाणु है आपके पास N यानी नाइट्रोजन है, और दूसरे प्रकार का परमाणु आपके पास है हाइड्रोजन। 2 ही प्रकार के परमाणु आए हैं। अब आप देखें बच्चों की लेफ्ट हैंड साइड में इनकी संख्या क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर N के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं 2, और हाइड्रोजन के भी कितने हैं, 2। अब हम चलते हैं उत्पादों में। उत्पाद में यहाँ पर आप N जो है वो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, जबकि आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3 हैं। तो आप बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 है
अभिकारक में और उत्पाद में 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 और यहाँ पर 3 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो हम आगे के स्टेप में चलेंगे, तो स्टेप लिखेंगे 3। तो स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, पहले किसी एक चीज़ को चुन लेंगे, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी विशेष को चुने। जैसे हम पहले क्या करते हैं, नाइट्रोजन का चयन करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए आप यहाँ देखो बच्चों कि यहाँ पर आपके पास अभिकारक में 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, लेकिन उत्पाद में आपके पास 1 है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर इसको यदि हम 2 से गुणा कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 2 एकम 2। तो आपने देखा कि यहाँ पर अब नाइट्रोजन बराबर होगी। तो इसको क्या करना पड़ता है, समीकरण को पुनः लिख करके, और जहाँ भी आपने एक जो गुणा किया उसको पूरे अणु से गुणा करेंगे। तो हम पहले समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण हमारे पास थी N2 प्लस H2 से बना NH3। तो अब आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर हमने N जो हमारे पास उत्पाद में 1 था ना, उसको हमने 2 से गुणा किया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, किसी बॉक्स में भी लिख सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पर बॉक्स में लिख दिया हमने, क्या कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया। तो ये 2n हो गए, n बराबर हो गए। लेकिन इससे क्या हो गया बच्चों, ये हाइड्रोजन भी गुणा हो गया। तो जब आपने 2 को n से गुणा किया तो 2 जो है वो h से भी गुणा हो गया। तो आपको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे भी गुणा हो गया। तो ये अब आपके पास बन गए 6। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। अब हम करेंगे हाइड्रोजन को संतुलित, ठीक है बच्चों। तो हम स्टेप 4 पर चलेंगे। तो स्टेप 4 लिखेंगे। तो स्टेप 4 में अब हम करते हैं संतुलित किसको, पहले तो हमने किया था N2 को, ठीक है, नाइट्रोजन को संतुलित किया था। अब हम करते हैं हाइड्रोजन को संतुलित। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन अब हमारे पास बराबर है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास उत्पाद में कितने हैं, 6 है, लेकिन अभिकारक में कितने हैं, 2 ही हैं। तो बच्चों इसको हम किससे गुणा कर सकते हैं, यदि हम इसको 3 से गुणा कर दें तो ये भी कितना बन जाएगा, आपके पास 6 बन जाएगा। तो अब इस प्रकार से हम इसको भी पहले समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण लिखते हैं, पुनः लिखते हैं हम समीकरण को। तो N2 प्लस H2, और अब हम समीकरण को इसको लिखेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये स्टेप यहाँ से लिखेंगे। तो 2 और यहाँ पर इसको बॉक्स में बना लो, आपने ज्यों का त्यों लिख लो इसको। ये हो गया NH3। अब हमने क्या किया है बच्चों, आप ध्यान से देखें कि हमने H को भी कितने से गुणा किया है, 3 से। तो हमने इसको 3 से गुणा किया है, तो इस पर बॉक्स लगाएंगे और इसके आगे भी कितना लिख देंगे, 3। इस प्रकार से हमने देखा कि अब नाइट्रोजन हमारे पास अभिकारक में 2, उत्पाद में भी 2, हाइड्रोजन हमारे पास अभिकारक में भी 6 और उत्पाद में भी 6। तो अब ये जो है वो हमारी जो समीकरण संतुलित हो चुकी है, यानी बराबर हो चुकी है परमाणुओं की संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 5 के अंदर संतुलित समीकरण को लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके स्टेप 5 में आप क्या लिखो, स्टेप 5 में आप लिख दो संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या बनी आपकी, वो आप जो यहाँ पर लिख दो। तो ये बॉक्स हटा दो और बाकी चीजें लिख दो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास जो संतुलित समीकरण बनी वो इस प्रकार से बनी है, N2 प्लस कितना है, 3H2, ठीक है, 3H2, और इससे आगे क्या बन गया, ये 2NH3। तो इस प्रकार से हमें एक संतुलित समीकरण प्राप्त हो गई। तो ये आपको समझना है बच्चों अच्छी तरह। इस प्रकार के इसको आप 1-2 बार इस पूरी प्रक्रिया को देखो कि किस प्रकार से एक एक करके हमने जो वो इसको संतुलित किया है। अब हम एक और समीकरण लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों मैंने एक समीकरण लिए यहाँ पर,
तो स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, हमेशा समीकरण लिखते हैं। तो ये मैंने समीकरण लिखी, Fe यानी लोहे की जब जल से अभिक्रिया होती है, नमी से अभिक्रिया होती है, तो इस प्रकार से ये जंग बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे। और तो स्टेप 2 में हम हमेशा क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम समीकरण लिखते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या और उनके नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं कि नाम हमारे पास सबसे पहले कौन है, Fe है, ठीक है। पहला परमाणु Fe हो गया, फिर हमारे पास हो गया H और फिर हमारे पास हो गया O। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के परमाणु हमारे पास यहाँ पर है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास अभिकारक होते हैं उनकी संख्या को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Fe का हमारे पास यहाँ पर एक ही परमाणु है, तो ये एक हो गया। और हाइड्रोजन के आपके पास देखो यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना परमाणु है, 1 है। तो ये हमने लिखा अभिकारक में। अब हम लिखते हैं उत्पाद में। तो उत्पाद में आप देखें कि Fe कितना है आपके पास, Fe आपके पास देखो यहाँ पर 3 है, यानी उत्पाद में Fe कितने हैं, 3 है। फिर देखते हैं O, तो O कितने आपके पास, 4 है, तो वो O के सामने लिख दो 4। और हाइड्रोजन यहाँ पर बच्चों देखो कितने हैं, 2 है। तो इस प्रकार से इसमें जो है वो केवल हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, बाकी सारी हमें बराबर करनी होगी। तो हम इसको देखते हैं एक एक करके। अब स्टेप 3 में चलते हैं और किसी एक चीज का हम चयन करेंगे, उसको सबसे पहले बराबर करेंगे। तो आप गौर से देखते जाइए। अब हम आ गए स्टेप 3 पर। तो स्टेप 3 पर आने के बाद सबसे पहले हम बराबर करते हैं Fe को। तो Fe को बराबर करते हैं, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख दो आप Fe। तो Fe को जब हम बराबर करेंगे बच्चों, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये कितना है, 3 है। राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, सॉरी 1 है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 एकम कितना हो जाता है, 3। तो अब ये देखो दोनों बराबर हो गए। अब आपको यही काम कहाँ करना है, आप इस समीकरण को पहले लिखेंगे और ये जो 3 लिखा है आपने, इसको 3 से गुणा करेंगे। तो पहले हम समीकरण को लिखते हैं, जो कंकाली समीकरण हमें दे रखी है, जो असंतुलित समीकरण, उसको लिखेंगे FeH2O और बनने वाला क्या है, Fe3O4 और प्लस में क्या है, H2। अब हमने क्या किया है, आप इसको बॉक्स में ले लीजिए जिसको गुणा करना है। हमने क्या किया, Fe को 3 से गुणा किया। तो इसको 3 से गुणा किया, तो चूंकि इसके साथ और कोई नहीं है तो यहाँ किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप करने के लिए आप स्टेप 4 में जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ स्टेप 4। अब एक बार हम देखते हैं बच्चों की हमारे पास हाइड्रोजन बराबर है, तो हम एक बार हाइड्रोजन को नहीं छेड़ेंगे। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन को हम देखते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो आप O। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए आप क्या करें, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 4 है। उत्पाद में कितना है बच्चों, 4 है, और यहाँ पर 1 है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। तो ये भी कितना हो गया, 4। अब ये जो आपने 4 से गुणा किया, वो अब समीकरण इसको लिखेंगे पहले, और जहां भी हमने ये गुणा किया वहां पर इसको हम गुणा में लिखेंगे। तो पहले ये समीकरण जो है वो ज्यों की त्यों लिखो, आप मूल समीकरण नहीं लिखेंगे, जहां तक हम पहुंच गए वहां से लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से आपके पास हो गया Fe प्लस H2O, और ये ज्यों की त्यों लिख दो आप, और Fe3O4 और प्लस में आपके पास हो गया H2। अब हमने क्या किया, चूंकि अभिकारक में ऑक्सीजन वाले को 4 से गुणा किया है, तो अभिकारक में ऑक्सीजन वाला जो अणु ये है, तो हम इसको बॉक्स में बंद करके इसको किससे गुणा कर दो आप, 4 से गुणा कर दो। तो ये हमने किया, इसको 4 से गुणा।
अब बच्चों ये देखें कि इससे गुणा करने पर और क्या फर्क पड़ गया। तो इसको जब हमने 4 से गुणा किया O को, तो H भी किससे गुणा हो गया, 4 से गुणा हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर आप ये देखो अभिकारक में H ये, तो ये भी 4 से क्या हो गया, गुणा हो गया। तो इस प्रकार से 4 से गुणा हो गया, तो ये तो 8 बन गया, जबकि हमारे पास यहाँ पर कितना है, 2 ही है। तो अब एक स्टेप हमें और चलना पड़ेगा। तो हम अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर। तो स्टेप 5 में जो एक चीज अब हमारे पास बराबर नहीं है वो है हमारे पास हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन का चयन करते हैं और हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। तो हाइड्रोजन को आप बराबर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 हाइड्रोजन है। इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया। तो अब बच्चों जहां भी ये है उसको भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो एक बार इस समीकरण को जब पुनः लिखेंगे तो ये ज्यों की त्यों है वैसे ही लिखेंगे। तो आप Fe लिखें और जो बॉक्स है उसको उसी प्रकार से रहने दें, और प्लस में 4 इंटू ये भी बॉक्स वैसे ही रहने दें आप इस प्रकार से H2O, और साथ में यहाँ हमने किसी को गुणा नहीं किया है तो Fe3O4, और प्लस में अब हमें क्या करना है, ये हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ जो 2 थी उत्पाद में उसको हमने 4 से गुणा किया है। तो इसको 4 से गुणा करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2। अब हम जो है वो सारी चीजें हमारे पास बराबर हो गई। आप देखो कि Fe अभिकारक में 3 है, ठीक है, और उत्पाद में भी कितनी हो गई, अभिकारक में 3, उत्पाद में भी 3। हाइड्रोजन यहाँ भी 8, उत्पाद में भी 8। ऑक्सीजन अभिकारक में भी 4, उत्पाद में भी 4। इस प्रकार से हमें क्या मिल गई, संतुलित समीकरण मिल गई। तो अब हम जो स्टेप 6 के अंदर क्या कर सकते हैं, संतुलित समीकरण को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों स्टेप 6, और स्टेप 6 लिख करके आप लिख दो संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण आप लिखें तो बॉक्स हटा दें, गुणा के चिन्ह हटा दें और गुणांक बिल्कुल वैसे ही लिखें। तो यहाँ पर आप देखें तो इस प्रकार बच्चों ये जो संतुलित समीकरण यहाँ से मैंने क्या किया, बॉक्स हटा दिए और ये गुणांक लिख दिए। इस प्रकार से हमें क्या मिल गई, एक संतुलित समीकरण मिल गई। तो इस विधि को आप 2-3 बार गौर से देखें और कुछ और समीकरणों का आप इसी प्रकार से संतुलित करने की कोशिश करें और इस विधि को जरूर सीखें। अब हम जो है पाठ के कुछ कंटेंट पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ से पहले का पाठ बच्चों अपने पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर रासायनिक समीकरण के संतुलित होने का क्या महत्व होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, तो इसलिए जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। और जो असंतुलित समीकरण होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कंकाली समीकरण कहते हैं, उसको संतुलित किया जाता है। तो यहाँ जो मैंने आपको उदाहरण पहले बताया था, ये जिंक सल्फेट वाला यानी Zn+H2SO4, इसको संतुलित करके मैंने आपको दिखाया था कि इस प्रकार से परमाणुओं की संख्या इसमें बराबर रहती है। तो इसको आप पढ़ना, और फिर देखो यहाँ पर वो संख्या जो उसी प्रकार से बराबर आ रही है, तो ये समीकरण संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मैंने आपको ये पूरी विधि जो इसकी अभी आपको संतुलित करके बताइए। तो स्टेप यहाँ चरण लिखा हुआ है, तो स्टेप 1 में समीकरण लिखते हैं, फिर इसके परमाणुओं की संख्या लिखते हैं, फिर एक एक करके क्या करते हैं, इनको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये संतुलित करके बताया तो इस पूरी प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से पढ़ना है। इसको यहाँ पर क्या किया इन्होंने, सबसे पहले ऑक्सीजन का चयन किया है, ऑक्सीजन को संतुलित किया है। तो वो आप अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगे उसको कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो इन्होंने पूरी जो है वो 6 स्टेप में पूरी की है, अपने भी 6 स्टेप में पूरी की थी। तो इस प्रकार से लास्ट में ये संतुलित समीकरण आपको प्राप्त होती है। तो ये पूरी विधि जो है, इस पूरी विधि का बच्चों नाम ये गौर से याद रखें, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। हिट एंड ट्रायल विधि यानी इसको जो है वो हिट एंड ट्रायल का मतलब हो गया कि आप कोशिश करो और बार बार यदि कोई, जैसे हमने एक चीज संतुलित किया दूसरी असंतुलित हो जाती है, तो हिट एंड ट्रायल विधि से जो है वो इसको संतुलित करते हैं, विधि का नाम है। तो यहाँ पर आगे जो है
ये जो नई चीज आई है बच्चों, यहाँ से अपने को देखना है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत, तो जो हमने समीकरण यहाँ लिखते हैं बच्चों अपने, तो जब हम किसी समीकरण को देखते हैं तो जैसे Fe है या H2 है, Fe3 है, O4 और H2, तो इनको देख करके सीधा जो है हमें पता, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये समीकरण यहाँ दिखाऊं, आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हमें इनको देख करके हम नहीं बता सकते कि इनकी अवस्था क्या है, यानी ये ठोस है, द्रव है या गैस है, किस अवस्था में है। तो ये इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इनकी अवस्थाओं को। तो आप एक तो याद रखिए कि यदि कोई पदार्थ गैस है, ठीक है, गैसीय अवस्था में है तो उसके साथ ब्रैकेट में G लिखते हैं, अगर कोई द्रव में है तो उसके साथ L लिखते हैं, और यदि कोई जलीय अवस्था में, जलीय विलयन की अवस्था में बच्चों, इसका एक्यू का मतलब हो गया एक्वेस, यानी अगर कोई चीज जल में घुली हुई है तो उसके साथ क्या लिखते हैं, AQ, और सॉलिड के लिए S लिखते हैं, यानी ठोस के लिए। तो जो है वो ये चीजें, जैसे इस प्रकार से आपने यहाँ देखा कि चूंकि लोहा ठोस होता है तो ये S हो गया, और आप जानते हैं कि जल यहाँ पर वाष्प के रूप में है तो G हो गया, और यहाँ पर देखो Fe3O4 जंग जो बनता है ना वो सॉलिड होता है, ठोस होता है तो S हो गया, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या हो गया, गैस हो गया। तो इस प्रकार से इनकी भौतिक अवस्था जो है कि ठोस या द्रव या जो भी है उनको इनके आगे ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये जरूरी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों कुछ और चीजें होती है, जैसे किसी अभिक्रिया को, अब जैसे ये अभिक्रिया है तो हमें इसको देख करके ये पता नहीं लगता है कि ये कहाँ पर संपन्न हुई, कैसे हुई, खुले में हुई या कोई बंद कक्ष में हुई, या कितना तापमान था, कितना दबाव था, यानी वायुमंडलीय दबाव कितना था। तो ये सब चीजें जो है वो भी बच्चों अलग से दिखानी पड़ती है। तो इसके लिए आप यहाँ देखें, जैसे ये चीजें नोट रखो, ताप, दाब या उत्प्रेरक, यानी जो अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा करते हैं उनको क्या करते हैं, ये जो तीर का निशान यहाँ पर होता है इसके ऊपर नीचे लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये एक अभिक्रिया दी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है तो ये मेथिल एल्कोहल बनता है या मेथेनॉल बनता है, इसको बोलते हैं। तो ये इनकी पहले तो देखो भौतिक अवस्था लिखिए, ये गैस और ये लिक्विड हो गया। और ये अभिक्रिया क्या होती है, देखो यहाँ पर 340 वायुमंडलीय दबाव पर संपन्न होती है। तो इसका भी हमें जो है वो मेंशन यहाँ करना पड़ता है इस तीर के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पर एक और समीकरण दे रखी है, तो इसमें काफी चीजें बता रखी है आपको, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो है एक्वेस है, मतलब जलीय विलयन की अवस्था में है, और यहाँ पर जल जो है वो लिक्विड होता है तो L आ गया। और फिर यहाँ पर ये जो ग्लूकोज बनता है वो भी जलीय विलयन की अवस्था में होता है, जल में घुला होता है, इसलिए यहाँ पर भी AQ लिखा है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो भी जल में घुली रहती है, तो ये भी AQ हो गया। और यहाँ पर H2O जो है वो द्रव बनता है, तो यहाँ पर L हो गया, द्रव के लिए L आता है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये जो अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और इसमें अभिकारक के रूप में कौन काम करता है, क्लोरोफिल, जो पत्तियों में होता है। तो इस प्रकार से ये जो भौतिक अवस्थाएं जो अलग, यानी क्या ताप, दाब वगैरह, परिस्थितियां वगैरह, वो इस तीर के ऊपर नीचे लिखना पड़ता है। तो ये चीज आप अच्छी तरह समझें बच्चों की भौतिक परिस्थितियां जो है वो क्या क्या होती है और उनके साथ में कहाँ कहाँ उनको लिखना पड़ता है। अब ये कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे वायुमंडल में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हमने इस पाठ में पढ़ा था, तो मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो जंग वगैरह लगा हो वो साफ हो जाए, ताकि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर सके ढंग से, यानी वो जल सके, इसलिए। और फिर यहाँ पर ये देखा कि इनको संतुलित करना है, तो मैं बच्चों आपको कहूँगा कि ये अभिक्रियाएं पहले 3 को आप रासायनिक रूप में लिखना, ये बिल्कुल, ये तो नाम लिखे हुए हैं, तो रासायनिक सूत्र के रूप में इन समीकरणों को लिख करके आप संतुलित करके मुझे भेजेंगे। और बिल्कुल आप अपनी कॉपी पर नोट करके इनको पहले 3 को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना, और फिर इनको संतुलित करके और आप मुझे जो फोटो खींच के भेजना। इसके बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है अभिक्रियाओं, उनके अवस्था और संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर जो ये भाषा के रूप में दी है कि बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जो ये बनाता है,
तो इसको भी आप बच्चों क्या करें, रासायनिक सूत्र के रूप में इस समीकरण को लिखना और ये भी मेरे को आप भेजना, ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और इस चैप्टर में बच्चों आगे क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो वो अलग अलग प्रकार जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आज आपने जो है वो संतुलित करना सीखा है और कुछ समीकरणों की भौतिक परिस्थितियां कैसे लिखते हैं वो आज आपने सीखा। तो ये काफी महत्वपूर्ण बातें थी। अब ये चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की तरफ बढ़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और छुट्टियों में इन मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ते रहिए लगातार, ताकि आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो। ये महामारी का समय जो हमारे किसी परीक्षा परिणाम पर कोई गलत संकेत नहीं अंकित कर दे, इसलिए आप पढ़ते रहें, मेरी वीडियो देखें लगातार और लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।